वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 10 मार्च 2021 है, दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कोट के साथ। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क एट हैंड, द सन्स रेज डू नॉट बर्न अंटिल ब्रॉट टू ए फोकस। फोकस एक ऐसी स्किल है, शायद इस डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में ये स्किल जो है वो धीरे धीरे हम भूलने लगे हैं। और फोकस जो है ये आपका टाइम बचाता है। फोकस इज़ लाइक जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि सूरज की किरणें जब बिखरी हुई होती हैं तो उसमें उतनी कोई ख़ास ताकत नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखें देन यू कैन बर्न थिंग्स। सेम थिंग गोज़ विथ आवर फोकस। हमारा कंसंट्रेशन जो है, हमें लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे फिनिश करेंगे। ये सिलेबस फिनिश करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, राइट। इफ़ यू वांट टू बीट टाइम, या फिर अगर आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है, अब इस ट्रैप में मत फंस जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि फोकस जो है उससे आप चीज़ों को और गहराई से और स्पीडली कर सकते हैं। और फोकस एक स्किल है, ये भी याद रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लाइक एवरीडे ऑफ कोर्स फाइनेंशियल न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स लेकर आया है स्टडी आईक्यू। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। विजिट studiiq.com। ज़्यादा जानकारी के लिए या तो हमारी वेबसाइट studiiq.com या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आपको हज़ारों वीडियोस हमारे मोबाइल ऐप में देखने को मिलेंगे। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस यूरोपियन देश ने हाल ही में बुर्का, हिजाब, बैंडाना और स्की मास्क पब्लिक में पहनने से मना कर दिया है? अखिल गगोई एक एक्टिविस्ट है, वो किस पार्टी के हेड हैं, मुखिया हैं? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? भारत में एंटर होने से पहले ब्रह्मपुत्र जो है उसका तिब्बत में खास नाम है, तो वो नाम क्या है? यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब ने एक हरी झंडी दिखाई एक शिप को, राइट, बेग योर पार्डन, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज़ इंडिया। तो ये जो शिप है इसकी खास बात यह है कि इसमें सभी क्रू मेंबर जो हैं वो महिलाएं हैं। तो इस शिप का नाम क्या है? और यूनाइटेड डे, बेग योर पार्डन, यूएन डे फॉर विमेंस राइट्स एंड वर्ल्ड पीस, इसको यूनाइटेड नेशंस ने किस साल में डिक्लेयर किया था? कल जो हम बात कर रहे थे अरब स्प्रिंग के बारे में, तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन, इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी तुनीसिया में। तुनीसिया जो देश है ये भी अफ्रीका का देश है। कल मैंने लीबिया कहा था, आई थिंक, इज़न्ट इट? फिर मैंने कमेंट्स पढ़ी तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया कि मैंने लीबिया कहा है, तो आई एम सॉरी अबाउट इट। इट वाज बेसिकली अ स्लिप ऑफ टंग। और मज़े की बात यह है कि आप कंसंट्रेशन से सुनते भी हैं और यू आर कीपिंग एन आई, एक सीसीटीवी की तरह। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कहूँ और सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मान ली। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मुझसे भी कभी गलती होती है, लेकिन बहुत ही पोलाइटली आप मैसेज करके कहते हैं कि। और कई स्टूडेंट्स ने प्रश्न भी पूछा है कि क्या सर ये लिबिया में हुआ या तुनीशिया में? तो बहुत ही एक अच्छी तरीके से सवाल पूछा आपने। तो ये बेसिकली तुनीशिया में ही हुआ। इसको जैस्मिन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, राइट, जैस्मिन रेवोल्यूशन। और ये प्रिसाइसली दिसंबर 2010 में इसकी शुरुआत हुई और 2011 में धीरे धीरे यहाँ पर है तुनीशिया, तो ये देश हैं, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। और फिर बाद में लीबिया, इजिप्ट, सूडान और दूसरे जो वेस्ट एशिया के देश है वहाँ पर भी ये अरब स्प्रिंग फैलने लगी। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर नाउ। परस्यूइंग द अमेरिकन ड्रीम विद वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर या फिर वर्क फ्रॉम होम आपने काफ़ी सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, फिर ऑफिस कब खुलेगी पता नहीं है, थिंग्स, ये चीज़ें बहुत बार आपने
सुनी होंगी। आज का ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है, ये इमिग्रेशन परमिशन और उसके साथ जुड़ी हुई जो झंझट है उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। हम सब जानते हैं कि मिस्टर ट्रंप के एरा में यूएसए में जो माइग्रेशन की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कड़क की गई और बहुत डिफ़िकल्ट बनाई गई। उसके बाद कोविड-19 आया तो वैसे भी ट्रैवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्लान जो थे कि वो फ्यूचर में यहाँ पर जाएंगे, यूएसए, यूके एक्सेट्रा देशों में जाकर काम करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, व्हाटएवर जो भी उनके लक्ष्य थे, सिर्फ पैसे नहीं लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर पानी फिर गया बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बाय मिस्टर ट्रंप और उसके बाद ये कोविड-19। एक रिसर्च ये कहती है कि जून 2020 में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो इसकी वजह से ये कोविड-19 को लेकर उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो इससे जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं उनको लगभग $100 बिलियन का नुकसान हुआ। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को $100 बिलियन का नुकसान हुआ क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जून 2020 का, इट वाज अबाउट स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करना, उसमें बदलाव लाना उनकी एक प्रायोरिटी रहेगी। ये इलेक्शन टाइम से वो कहते आ रहे हैं और हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दिस इज़ जस्ट ए प्रपोजल और ये सिर्फ एक प्रपोजल ही रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको कोई इमिग्रेशन सिस्टम के साथ या फिर जैसे हमारे देश में एक लॉ बनाने के लिए आप सरकार पहले जो है वो उसको ड्राफ्ट किया जाता है, फिर कैबिनेट के पास पहुंचता है, कैबिनेट उसको ग्रीन सिग्नल दे दे, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा गया, फिर लोकसभा और राज्यसभा में से इसको पास होना है, देन प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सारी चीज़ों में एक लंबा वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर भी यही है कि दोनों हाउसेस जो हैं उनके, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों में से इसको पास होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से एक प्रकार का डिवीज़न है जैसे हमारे देश में है, वैसे ही वहाँ पर भी एक डिवीज़न है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का। तो इतना इजीली ये लॉ बन जाएगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कोविड-19 के आने से पहले भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रिमोट वर्क ऑप्शंस प्रोवाइड करती थी। फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं तो द डे आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्टडी आईक्यू, जब से स्टडी आईक्यू के साथ हूं तब से आई एम वर्क फ्रॉम एनीवेयर मैं कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर आई लाइक एज फार एज आई डू माई वर्क। और काफ़ी मज़ा भी आया। ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं आज से 3.5-4 साल आई थिंक हो चुके हैं, 3.5 साल आई थिंक। लेकिन आई हैव बीन डूइंग वर्क फ्रॉम होम सिंस लास्ट 3.5 और मोर देन दैट। और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपने आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा है कि आपका बेस्ट जो पीक आवर्स हैं उसमें आप काम करें। मेरे केस में ऐसा नहीं है बीइंग ए चैनल डायरेक्टर, लेकिन दूसरे फैकल्टीज़ जैसे कि उनको जो भी टॉपिक्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो दे कैन वर्क। अगर उनको सुबह काम करने में मज़ा आता है दे कैन डू दैट। अगर उनको रात को काम करने में मज़ा आता है दे कैन डू इट। तो इसका ये बेनिफिट है। तो इससे होता ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। कोविड ने इस ट्रेंड को और ज़्यादा एक्सेलरेट किया। अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है ये वर्क फ्रॉम होम से थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा और ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि कुछ दिन आप घर से काम करेंगे, कुछ दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इज़ लाइक आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। आप टाउन में रह सकते हैं, सिटी में रह सकते हैं, आप किसी भी देश में रह सकते हैं। अगर बड़े बड़े शहरों में जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करने हैं तो आप छोटे से टाउन में भी रह सकते हैं। एज़ फार एज़ यू हैव इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो वर्क फ्रॉम होम अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की जो ऑफिस हैं जिसको USPTO कहते हैं, USPTO का कहना ये है कि प्रोडक्टिविटी 4.4% लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है जब वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर करते हैं तब। फिर बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं।
ट्रैफिक जाम नहीं होगा, आप अपने पीक आवर्स जो हैं वो ट्रैफिक में वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ रह पाएंगे, और आपका जो भी कल्चर है, आपके जो खाने पीने की आदतें हैं, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छी हेल्थी लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई वेदर पसंद, कोई जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति है, उसको दिल्ली या फिर गुजरात या फिर राजस्थान की जो गर्मियाँ हैं वो पसंद नहीं है, देन ही और शी कैन वर्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव है आज के ज़माने में। और वीज़ा, H1B वीज़ा और इस प्रकार के वीज़ाज़ की लंबी क्यू में आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो इसके ऊपर से ऐसे पूछा जा सकता है, इंडिया USA के बारे में जब आप बात करें, राइट, तो H1B वीज़ा के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट अगर अगर इसके ऊपर आप बात करें, देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कि कैसे ये एक इसका अल्टरनेटिव है। और इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इन परस्यूट ऑफ पावर, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग। अब एक मीटिंग हुई चाइनाज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, और इस मीटिंग में जो ली केकियांग है उन्होंने ये बताया कि USA जो है वो चाइना को कंट्रोल करने की, चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो इकोनॉमिक लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में USA को हरा देगा। उन्होंने ये कहा कि बाय 2025 चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाएगा। चाइना 8 चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। इसमें रेयर अर्थ मटेरियल है, एक खास प्रकार का नेचुरल रिसोर्स, रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस, मेजर इक्विपमेंट इन शिप बिल्डिंग, एविएशन एंड हाई स्पीड रेल, agricultural machinery and application of Beidou. Beidou is navigation system of China. तो ये 8 चीज़ें जो हैं वो आप याद रखिएगा। ये 8 चीज़ों के ऊपर चाइना फोकस करने वाला है। इसमें, इन क्षेत्रों में चाइना आगे बढ़ेगा, ऐसा इस मीटिंग में इस व्यक्ति ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना कैसे करेगा? चाइना जो है उसने 5G में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन्स में, बायो और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव रहा है चाइना। लेकिन कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों में कुछ वीक एरियाज़ हैं जिसको रिपेयर करने की चाइना को आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हैं इसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके करने वाला है। R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देगा चाइना, ऐसा ली केकियांग ने कहा है। Progress has been patchy in high-end technologies for manufacturing engines for its 5th generation aircraft. जब 5th generation aircraft की बात करते हैं तो चाइना का सक्सेस जो है, अभी चाइना को इतना अच्छा कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिला है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो छोटी साइज़ में कन्वर्ट करना ताकि आप उसको एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज़ कर सकें, माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें चाइना काफ़ी कमज़ोर रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी अब वो फोकस करेंगे। इसके अलावा वो अपनी नेवी, मिसाइल और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे ताकि ये साउथ चाइना सी और ये वाला पोर्शन जो ताइवान स्ट्रेट है, तो इस रीजन में USA का जो चैलेंज है उसको कन्फ्रंट करने के लिए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर दिया जाएगा। हांगकांग जो है उसके ऊपर और ज़्यादा एक पकड़ चाइना हासिल करेगा, और इसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने भी अभी वार्निंग दी है। वहाँ पर क्या किया है चाइना ने इलेक्शन के साथ जुड़े हुए रूल्स को चेंज कर दिया है। तो बेसिकली चाइना क्या करना चाहता है, जो मेनलैंड चाइना है, ये वाला चाइना जो है, ये मेनलैंड चाइना, ये हांगकांग यहाँ पर है कहीं पर, तो व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू कि ये यहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो इस रीजन को कंट्रोल करें। वो 1997 के बाद, जो 1997 से 1947 तक, 47 तक एक जो करार हुआ है UK चाइना के बीच में हांगकांग को लेकर, तो उसका पूरा वायोलेशन कर रहा है चाइना। और जो भी कोई ये उन्होंने बताया है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बताई है चाइना के, कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो फिर बैटल फील्ड
में जिस प्रकार से बिहेवियर होता है वैसा बिहेवियर आपको स्ट्रीट्स पर या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट को इस प्रकार से डील किया जाएगा। विगर्स हैं, तिबेटन्स हैं, मंगोल्स हैं और दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो सकती हैं। बिजनेस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने की चाइना कोशिश करेगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको RCEP कहते हैं, चाइना ने ऑलरेडी इसको साइन कर लिया है। यूरोपियन यूनियन के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट चाइना ने साइन कर लिया है। जापान और साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बारे में बातचीत चल रही है। पोलार सिल्क रोड है। अब पोलार सिल्क रोड में चाइना दो चीज़ चाहता है। एक है एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस। बाय द वे, ये जो पोलार सिल्क रोड है, कल मैंने जो आपको वन बेल्ट वन रोड या फिर BRI जो समझाया था, तो ये पोलार सिल्क रोड जो है ये थोड़ा अलग है। आई एम श्योर आपको याद होगा जो मैंने OBOR और BRI के बारे में बात की थी। जानबूझकर मैंने आज वो मैप जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर या फिर इस PPT फाइल में ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ पॉज दिस लेक्चर हियर। कल की PPT अगर हैंडी है तो वो देख लीजिए, या फिर एटलास में से वर्ल्ड मैप निकालिए। ओके, दिस इज़ एन एक्सरसाइज, दिस इज़ हाउ यू ट्रेन योर माइंड, इसके लिए है ये। तो कल हमने देखा कैसे चाइना से हमने यहाँ पर पैसिफिक ओशियन को देखा था, इंडियन ओशियन को देखा था, राइट। तो ये एक यहाँ पर साउथ चाइना सी था समवेयर हियर, और ये सारी चीज़ों को कनेक्ट चाइना जो है वो कर रहा है। दिस इज़ फॉर एग्जांपल इंडिया का सदर्न पार्ट है, तो यहाँ पर हम्बन टोटा, फिर मैंने ग्वादर पोर्ट के बारे में आपको बताया था, CPEC के बारे में बताया था, जिबूटी हमने लोकेट किया था। ओके, तो यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर है चाइना के जैसे थोड़ा हम ऊपर जाए तो वी फाइंड जापान यहाँ पर कहीं पर है, और ऊपर आप जाए तो रशिया, और उसके ऊपर जो आर्कटिक ओशियन है, तो ये वाला जो आर्कटिक ओशियन है ये डायरेक्टली टच करता है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी। तो यहाँ से एक नया रास्ता जो है दैट इज़ पोलार सिल्क रोड। ओके, अगर समझ में नहीं आया देन ओपन योर वर्ल्ड मैप या फिर ओशियन का जो मैप है अलग अलग ओशियंस के, तो उसमें आर्टिक ओशियन को लोकेट करें और चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है उससे एक रास्ता जाता है वहाँ पर, उसको लोकेट करें। तो आर्टिक ओशियन में जो नेचुरल गैस है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, और दूसरा है कि यूरोप तक पहुंचने का एक फास्टर शिपिंग रूट है। तो ये दो लक्ष्य हैं पोलार सिल्क रोड को लेकर। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे चाइना कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो अचीव करने वाला है, राइट डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और चीज़ कि चाइना के जो लीडर्स होते हैं इस प्रकार की मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े टारगेट्स रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक आम बात होती हैं। रियलिटी ये है कि बहुत सारे ये टारगेट्स जो हैं डिसाइड तो किए जाते हैं, लेकिन इनको अचीव जो हैं वो नहीं किया जाता। दैट्स हाउ चाइना वर्क्स। लेकिन मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इसको हमें अंडर एस्टिमेट, चाइना को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कल जैसे हमने एक डिस्कशन क्वाड के बारे में की थी, तो क्वाड की डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि कैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्वाड को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन क्वाड धीरे धीरे बनता गया, एक नया शेप जो है वो क्वाड ले रहा है। इन द सेम वे चाइना ने आज तक इस प्रकार की मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें की हैं। चाइना में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1000 युआन से भी कम है, तो गरीबी वहाँ पर भी बहुत है, लेकिन चाइना के टारगेट्स बड़े हैं। तो बट देन एज वेल वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना, दुनिया को और ख़ास करके भारत को चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर है माँ अन्नपूर्णा और शिव जी की। माँ अन्नपूर्णा को फूड यानी कि खाना और नरिशमेंट जो है इसकी देवी माना जाता है। दुखद बात है कि हमारे देश में हम माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, माँ अन्नपूर्णा को मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि लेटेस्ट फैक्ट ये कहता है, रिसर्च या फिर स्टडीज़ ये कहती है कि हर साल भारत में ऑन एन एवरेज 50 किलो ऑफ फूड पर पर्सन पर ईयर एक हाउस होल्ड जो है वो वेस्ट करता है। 50 किलो पर पर्सन है ये,
इट्स नॉट पर फैमिली। तो एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं, दैट मीन्स 200 किलो फूड हम हर साल वेस्ट करते हैं। हमारे देश का ये आंकड़ा है। साउथ एशिया की ओवरऑल बात करें तो बांग्लादेश लगभग 65 किलो पर पर्सन, पाकिस्तान है 74 किलो, श्रीलंका है 76 किलो, देन यू हैव नेपाल, नेपाल है 79 किलो, और सबसे ज़्यादा है अफगानिस्तान में 82 किलो पर पर्सन पर हाउस होल्ड। इतना फूड यहाँ पर वेस्ट होता है और ये दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि यूएनईपी जो है वो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 या फिर फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट निकालने का काम कौन करता है? यूएनईपी। यूएनईपी का कहना यह है कि घरों की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, रिटेल आउटलेट्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो 931 मिलियन मेट्रिक टन फूड जो हैं वो हमने वेस्ट किया, यानी कि 17%। और इसमें अगर आप फार्म्स को ऐड कर दे, फार्म से लेकर फूड फैक्ट्री या फिर फार्म से लेकर जो सुपरमार्केट्स की या फिर जो किराने की दुकान है वहाँ जहाँ पर भी पैकिंग होता है तो वहाँ पर वेस्टेज होता है, और फाइनल शेल्फ तक जहाँ तक चीज़ें पहुँचते हैं खाने पीने की तो वहाँ पर भी बहुत सारा वेस्टेज होता है। तो लगभग 33% जितना फूड हम प्रोड्यूस करते हैं, समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो लगभग आंकड़ा ये निकलता है कि 1/3 यानी कि 33% जितना फूड जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/3 33% हम वेस्ट करते हैं, वेस्ट हो जाता है। और इसकी इम्पैक्ट होती है सोसाइटी के ऊपर। कुछ लोग अमीर, किसी के घर में जो डिब्बे हैं वो भरे हुए हैं खाने के, किसी के घर में ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ता है और वही चीज़ वो खा पाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज इससे होते हैं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रक्स, कार्स, ट्रेन एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसकी हमें देखने को मिलती है। फूड की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं या फिर ज़्यादा फूड ख़रीद लेते हैं, फिर वेस्ट हो जाता है फूड। तो बाकी का फूड जो है, राइट, जब आप ज़्यादा अगर 100 चॉकलेट है और उसमें से 50 चॉकलेट कोई एक व्यक्ति ले ले तो बाकी की चॉकलेट जो है उसकी सप्लाई कम हो गई तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। सिंपल इज़ दैट। एज पर यूएन 690 मिलियन पीपल वेर इम्पैक्टेड बाय हंगर इन 2019। 690 मिलियन लोग हंगर की चपेट में आ गए थे 2019 में, और 3 बिलियन लोग जो हैं वो हेल्थी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते। और जो फूड हम वेस्ट करते हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस भी एमिट होता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पर भी घर पे हो या फिर बाहर खाना खाने के लिए जाएं, मेक श्योर कि आप उतना ही ऑर्डर करें, उतना ही प्लेट में ले जितना आप खा सकते हैं। डोंट वेस्ट फूड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डज द डीपनिंग इंडो यूएस फ्रेंडशिप पजल सो मैनी? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। यूएसए के और भारत के रिलेशनशिप में कई आर्टिकल्स, कई बार ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि जब ट्रंप, ये इलेक्शन का माहौल था उस टाइम पर भी बताया जा रहा था कि अगर मिस्टर बाइडन की सरकार आई तो भारत के लिए वो अच्छा नहीं होगा। बाइडन साहब की सरकार आ चुकी है तो क्या भारत के लिए वो अच्छी बात नहीं? क्या रिलेशनशिप बिगड़ने लगे हैं? द आंसर इज़ नो। सच बात तो ये है कि भारत और यूएसए के रिलेशनशिप को ये जो एनालिस्ट हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको एक पजल की तरह समझते हैं। दे मेक इट वेरी, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बट द रियलिटी इज़ कि दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही है। इट वॉज वाइडली हेल्ड that the Indo-Pacific and the Quad will become footnotes in Biden's foreign policy. Footnotes यानी कि आपका पूरा जो पेज है उसके में जो footnotes होती हैं कि क्वाड और इंडो पैसिफिक ये सारी चीज़ें बॉटम में चली जाएगी, टॉप प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल ही हम बात कर रहे थे कि कैसे फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई, बातचीत हुई उनके बीच में। और दूसरा जो एक पॉइंट है वो ये भी है, मीन्स लेट मी फिनिश दिस वन, कि जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई क्वाड के, तो इसका मतलब ये है कि इसमें यूएसए भी है। तो यूएसए ने अभी 1-1.5-2 महीने भी नहीं हुए और यूएसए ने क्वाड की एक मीटिंग कर ली।
और कल भी हमने देखा था कि यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो एशिया की यात्रा पर आने वाले हैं, ना कि नाटो की। दैट मीन्स कि ये फुट नोट में नहीं है। जितने भी एनालिस्ट ये कहते हैं तो वो यहाँ पर एक वो गलत साबित होता है, या फिर उनका जो ध्यान है वो शायद इस चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ कि भारत की भी एक कैपेसिटी है। क्या भारत हमेशा से, एक वक्त था जब हम थोड़े वीक थे एज ए कंट्री, राइट, लेकिन अब हमारी जीडीपी को देखिए, हमारा ग्लोबल लेवल पर एंगेजमेंट जो है उसको देखिए। और ये बताया जा रहा था कि ट्रंप के जाने के बाद चाइना जो है वो फ्री हैंड हो जाएगा, लेकिन द आंसर इज़ नो। बाइडन साहब ने वो सारी चीज़ें जो ट्रंप साहब पॉलिसी को फॉलो करते थे, जो नीतियाँ ट्रंप की थी, वही सारी नीतियों को बाइडन भी फॉलो कर रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉलो कर रहा है। वो चाइना के साथ उतना ही स्ट्रिक्टली डील करना चाहते हैं। उन्होंने क्वाड और इंडो पैसिफिक के बारे में अपना जो कमिटमेंट है उसको रीएफर्म भी किया है। इसके अलावा द यूएस इज़ नाउ इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर। भारत ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएसए के साथ काफ़ी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, राइट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितनी सारी चीज़ें उनसे ख़रीद रहे हैं, वो भी हमें चीज़ों को मीन्स हम भी उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमें डिफेंस या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। रशिया की बात करें तो रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉमर्शियल रिलेशन इतने कोई खास नहीं है। चाइना के साथ हमारे कॉमर्शियल टाइज अच्छे थे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो चाइना के फेवर में ज़्यादा है। यूरोप हमारे लिए कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिक्योरिटी की कोई इतनी खास डील नहीं हुई। लेकिन यूएसए की बात करें तो इट्स ए वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप के सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और ट्रेड, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब भी हम रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान की आर्मी, जब भी हम कोई आर्मी के साथ जुड़ा हुआ नेगोशिएशन करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो दुनिया ये बात करती है कि कुछ ना कुछ तो यूएसए ने रोल प्ले किया होगा। क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है? ऑफ कोर्स वी आर कैपेबल इनफ, राइट। और जो पुराने जो इश्यूज थे वो सारी चीज़ें हमने छोड़कर आज यूएसए और इंडिया जो है, जो न्यूक्लियर हमने परीक्षण किया और उसके बाद जो सैंक्शंस लगाए गए, वो सारी चीज़ों को हमने सॉल्व किया है। हमारे पैरों पर हम खड़े हुए हैं एज ए कंट्री, राइट। और हमारी जीडीपी भी 10 टाइम्स इंक्रीज हुई। 1990 में हमारी साइज 270 बिलियन थी, 2020 में 2700 बिलियन है। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इंडिया भी पावरफुल हो रहा है। वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से हम एक हैं। तो इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप को हमें हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। विमेंस डे को ध्यान में रखते हुए गूगल ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। जो ग्रामीण महिलाएं हैं या फिर ओवरऑल जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए गूगल ने कुछ ग्लोबल फंड्स अनाउंस किए हैं। 25 मिलियन का ग्लोबल फंड, और इसमें एक मिलियन यानी कि 10 लाख जितने हमारे जो रूरल महिलाएं हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, उनको ग्रांट दी जाएगी। $5 लाख की ग्रांट रखी गई है जो महिलाओं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और फिर एग्रीकल्चर में काम करने वाली लगभग 1 लाख महिलाओं को भी डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम दिया जाएगा। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटरनेट साथी प्रोग्राम। तो टाटा जो हैं, टाटा कंपनी गूगल के साथ मिलकर इसमें ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी और जो जेंडर डिवाइड है, डिजिटल जेंडर डिवाइड है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। 3.4 लाख करोड़ कलेक्टेड फ्रॉम ड्यूटी ऑन फ्यूल, जो फ्यूल के ऊपर टैक्स लगता है। तो सरकार को जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच में कितने पैसे मिले हैं? 3,40,750 करोड़ रुपीज़। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल के ऊपर 32.90 है, ब्रांडेड पेट्रोल के ऊपर 34.10 है। और डीजल की बात करें तो डीजल के ऊपर 31.80 रुपीज़ ड्यूटी लगती है पर लीटर, और ब्रांडेड डीजल के ऊपर 34.20। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। सेंट्रल एक्साइज से सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने पैसे मिले हैं, राइट। कीप दिस थिंग इन माइंड। विवाद से विश्वास, जिन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा, जिनके ऊपर टैक्स के साथ जुड़े हुए केसेस चल रहे हैं, तो इसको लेकर एक विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। और इसमें यह है कि आप अपने टैक्स डिस्प्यूट्स और इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। जो केसेस चल रहे हैं उन सारे चीज़ों को सरकार के साथ मिलकर सॉर्ट आउट करें। तो इसके माध्यम से सरकार को कितने पैसे मिले हैं? एज यू कैन सी हियर, द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड 53,646 करोड़
from Vivad Se Vishwas direct tax dispute resolution scheme, while declarations amounting of 98,000 crore had been filed till 1st March. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है. फिर एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई खबर है, वो ये है कि ई इनवॉइस जो है, बिजनेस टू बिजनेस डील अगर होगी और अगर आपका टर्नओवर, आपकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, तो 1 अप्रैल 2020 से आपको ई इनवॉइसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा बिजनेस टू बिजनेस डील के लिए. वैसे कंडीशंस ये हैं कि जिनकी 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो 1 जनवरी से वो मैंडेटरी था, और जिनकी 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था जिनका, उनको 1 अक्टूबर 2020 से, लास्ट ईयर से ये मैंडेटरी बना गया था. लेकिन अब जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, दे हैव टू क्रिएट ई इनवॉइसिंग. इसके अलावा कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, तो आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा एक बार. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड. I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.